मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग तथा इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। मित्रों, मैं कुछ समय के लिए आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया। उसका यह कारण था, मेरा स्वास्थ्य खराब था। मेरा स्वास्थ्य 2-3 दिन पहले अच्छा हो गया, लेकिन उस समय यह चर्चा में था कि आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे या आपके जिस तरह के परंपरागत तरीके से सेमेस्टर एग्ज़ाम होते थे उस तरीके से होंगे। तो यह सब उधेड़-बुन में थे हम सभी जितने भी आपकी फैकल्टी हैं पॉलिटेक्निक क्लासेस की, यह चर्चा कर रहे थे, उधेड़-बुन में थे कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, तथा बच्चों को किस तरीके से आगे पढ़ाया जाए जिससे उनकी पढ़ाई की हानि ना हो। तो पहले तो हमें डेट नहीं डिसाइड थी कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को होगा। तो डेट डिसाइड नहीं होने के कारण यह बड़ी दिक्कत थी कि किस टाइम आपका सिलेबस जो है वो संपूर्ण कराया जाए। पहले हमारी जो प्लानिंग थी, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था उस टाइम हमारा प्लान जो था वह था कि 15 अगस्त के बाद ही एग्ज़ाम आपके संपन्न होंगे, तो उस टाइम तक आपका सिलेबस आराम से पूरा करा दिया जाएगा डिटेल में। लेकिन अब क्या हुआ, जैसा एग्ज़ाम जो है वो जुलाई में हो गया और क्वेश्चंस जो हैं वो मल्टीपल चॉइस के हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो परंपरागत एग्ज़ाम से बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी तैयारी भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसलिए हमने थोड़ा सा आपस में मंत्रणा की। कल मैंने एक पोल करवाया, जिस पोल में कहा गया कि सर आप जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें करा दीजिए जिससे एग्ज़ाम में हमें सहूलियत मिल सके। बच्चों का कहना भी यही था, क्योंकि देखिए हम किसी भी कंपटीशन में जाएं, कहीं भी जाएं, उससे पहले हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम जो सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं हम उसमें तो पास हों। अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो आप एसएससी जेईई में कैसे बैठ पाएंगे या जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे ही आलोक सर ने निर्देशित किया, हम लोग सभी लोगों ने बैठ के, हमने, अंकित सर ने, सचिन सर ने, गुफराना मैम ने, राशिद सर ने, अमित सर ने, आशीष सर ने, सभी ने मिलकर एक प्लान किया। और प्लान ये किया कि अभी बच्चों को जो पेपर में चैप्टर वाइज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको बच्चों को बता दिया जाए और उसी के बीच बीच में या जून तक यह पूरा कर दिया जाए, जून या 5 जुलाई तक यह पूरा कर दिया जाए, जिससे बच्चे आगे अपनी तैयारी कर सकें। 15 दिन उनको तैयारी का टाइम मिल जाए, समय मिल जाए ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार करने का। तो हमारी कोशिश यह रहेगी कि 30 जून तक हम आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उनके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दे सकें, जिससे आप उनको तैयारी कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आपको मैं जून तक आपको प्रदान कर दूंगा, तो आप जुलाई में उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे। जो बच्चे अभी कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वह भी कर पाएंगे। किसी कारणवश जिनके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है वो 10-5 दिन में, 20 दिन में आके वो उससे जुड़ सकेंगे चैनल से और तैयारी हो पाएगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात अब आती है कि हम किस तरीके से जो हमारा वाइड पोर्शन था, जो हमारा विस्तृत पोर्शन था जिसको हम पढ़ाते थे, उसको कैसे करेंगे। तो जब हमारा यह जून में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने का हमारा मकसद होता है पूरी चीज़ डिटेल में पढ़ना, तो जून में जब हमारी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम लोग आपके जो चैप्टर रह गए हैं आगे के उनको आपको विस्तृतवार से डाल देंगे। तो उससे ये फ़ायदा होगा, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जिसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी हो चुकी है, वह उन जो थ्योरीज़ के लेक्चर्स हैं उनको भी वह देख सकता है। दूसरा, जो बच्चों की तैयारी नहीं हुई है ऑब्जेक्टिव की ही, तो वह उस जुलाई के महीने में भी अपने एग्ज़ाम तक वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें और एग्ज़ाम के बाद में अपने चैनल पे जो आपके चैप्टर हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, जिससे आपका ये ना रहे कि आपका ऑनलाइन क्लास नहीं हो पाया तो आपका चैप्टर छूट गया, आपको नॉलेज नहीं है, कहीं आप तैयारी के लिए जा रहे हैं या इन फ्यूचर आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसकी आपको जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से, पहले आपका जो दिमाग में है, हमारे माइंड में है हमारे, वह है आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम इस टाइम चल रहा है कि किस तरीके से आप लोगों की तैयारी पूरी कराई जाए, क्योंकि ऐसा कोई माध्यम ही नहीं है जिससे आपको जो है तैयारी करवाई जा सके कहीं पर भी। ना संस्थाएं खुद चल रही हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं क्योंकि नया नया मेथड है। तो आज मैं आपको आपकी बुक के, डिप्लोमा के
जो बुक होती है आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊँगा। मैंने कोई क्वेश्चन आपकी इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम से या आपके डिफरेंट बुक्स से कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं। जो आपके सेमेस्टर की किताबों में हैं वो क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि आपके सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब देर नहीं करते हैं। इतना हमारा प्लान आप समझ गए होंगे। हमारी आपसे विनती है, आग्रह है कि आप लोग दिमाग में ज़रूर, आप ट्विटर पे ट्रेंड करवा रहे हैं, अपना योजना चला रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन के लिए या प्रमोट के लिए, बिल्कुल चलाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप तैयारी ज़रूर करते रहें कि अगर आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है या प्रमोट नहीं होते हैं, जिसके चांस मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की कोशिश के साथ मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी यह चाहता हूँ कि बच्चों को कष्ट ना हो, तो आप उसके साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहें। आज से मैंने यह स्टार्ट कर दिया है। मेरी कोशिश यह रहेगी 10 दिन के अंदर अंदर आपका हाईवे इंजीनियरिंग तथा इरिगेशन इंजीनियरिंग को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं। आप लोग बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा। आपका कोर्स जो है इस जून में ख़त्म कर दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला। जो आपका डिटेल स्टडी है वो मैं जुलाई में पढ़ाऊँगा फिर। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस और उनके आंसर दे रखे हैं। आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, इनके आंसर यहीं पर दे रखे हैं। जिन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। आप लोग यह लेक्चर क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। जहां पर एक्सप्लेनेशन की बात आएगी मैं एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रोम के सम्राट एपियन क्लाडियस ने 312 ईस्वी पूर्व में अपने नाम पर एपियन वे बनवाया था, जिसकी लंबाई कितनी थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 581 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 580 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 583 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है आपका 584 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा, 580 किलोमीटर। रोम के जो आपका रोमन रोड बने थे, रोमन रोड के जो निर्माण किया था सबसे पहले वो किसने किया था, एपियन क्लाडियस ने। कितने ईस्वी पूर्व में, 312 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, उन्होंने एपियन वे बनवाया जिसकी लंबाई कितनी थी, 580 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, रोमन सड़कों की मोटाई कितनी थी। तो रोमन सड़कों की मोटाई कितनी थी, तो इसका पहला ऑप्शन है 1.75 से 3.8 मीटर, 0.5 से 1.02 मीटर, 0.75 से 1.20 मीटर, 0.5 से 2.0 मीटर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, 0.75 से लेकर 1.20 मीटर, क्योंकि रोमन सड़क की मोटाई बहुत ज़्यादा रखी जाती थी, है ना। तो कितनी रखी जाती थी, 0.75 से लेकर 1.20 मीटर तक। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ट्रेसागुएट सड़कों की मोटाई पर्याप्त मानी गई थी। उसके बाद हमने जो वहाँ के लोग थे उन्होंने किस पर काम करना शुरू किया कि सड़कों की मोटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, उस पर काम करना शुरू किया। तो ट्रेसागुएट की जो सड़क थी उसकी मोटाई कितनी मानी गई थी, पर्याप्त मोटाई कितनी मानी गई थी। ऑप्शन ए 2 मीटर, ऑप्शन बी 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 0.75 मीटर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रेसागुएट सड़कों के लिए जो पर्याप्त मोटाई है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, टेलफोर्ड सड़क का आधार समतल रखा गया परंतु ऊपरी सतह को उभार या कैम्बर दिया गया, क्योंकि इसके पहले जितनी भी सड़कों का निर्माण होता था उनको नीचे से समतल रखा जाता था और ऊपर उभार दिया जाता था। लेकिन यह पहली सड़क आई, ऊपर भी समतल रखा जाता था, लेकिन यह पहली सड़क आई टेलफोर्ड, जिसने क्या काम किया, नीचे समतल रखा लेकिन ऊपर इसका उभार दिया। तो इसका कितना उभार दिया है वह बताना है आपको, कि आपको टेलफोर्ड सड़क का आधार समतल रखा गया परंतु ऊपरी सतह को कितना कैम्बर प्रोवाइड किया गया। तो उसका पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1/55 का, बी ऑप्शन है 1/30 का, सी ऑप्शन है 1/40 का, डी ऑप्शन है 1/45 का। पहला ऑप्शन है 1 में 55 का, 1 में 30 का, 1 में 40 का, 1 में 45 का।
आप लोग अगर पढ़े होंगे, मेरे लेक्चर देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि यह उभार जो है 1in में कैसे होता है, उसका आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है 1in45 का। अगर आप लोगों को उभार समझने में दिक्कत हो तो हमारे पहले वाले लेक्चर जाके देख लीजिए, जिनसे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी देशों में सड़कों के विकास के दौरान किस सड़क में आधा स्तर से ही कैम्बर या उभार देने की शुरुआत हुई? तो जो पश्चिमी देशों का, वेस्टर्न कंट्रीज का जो डेवलपमेंट था, उसमें हमने क्या किया था, आप लोगों ने अपने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हम कैम्बर प्रोवाइड करते थे, पहले हम कैम्बर प्रोवाइड ही नहीं करते थे, उसके बाद हमने टॉप पे कैम्बर प्रोवाइड करना शुरू किया, अभी उसके बारे में बात हुई थी। लेकिन उसके बाद ऐसी कौन सी सड़क थी जिसने बॉटम से भी कैम्बर देना शुरू किया, उसके आधा स्तर से, सबग्रेड स्तर से जो है वो कैम्बर देना शुरू किया? तो कौन सी थी? पहला ऑप्शन है रोमन सड़क, बी ऑप्शन है टेलफोर्ड सड़क, सी ऑप्शन है ट्रेसागुएट सड़क, डी ऑप्शन है मैकाडम सड़क। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी ऑप्शन इज राइट, मैकाडम सड़क। ठीक है, मैकाडम सड़क में जो जॉन मैकाडम थे, उन्होंने क्या किया था, आपके रोड में यहीं से आपका उभार देना शुरू किया था, इसके बॉटम में। और बाकी सब सड़क में क्या होता था, पहले जो सड़क बनती थी वो समतल बनाई जाती थी पूरी तरीके से, इस तरीके से समतल पूरी बनाई जाती थी। दोबारा जो सड़क आई, उन्होंने क्या किया, ये जो समतल वाला पोर्शन है, इसके टॉप पोर्शन पर हमने हल्का सा स्लोप दे दिया, और जो बाद में मैकाडम साहब आए, मैकाडम साहब ने क्या किया, बॉटम से ही स्लोप देना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मैकाडम सड़क को कितना उभार दिया गया, मैकाडम सड़क को कितना उभार या कितना कैम्बर प्रदान किया गया? तो पहला ऑप्शन है 1in40 का, दूसरा ऑप्शन है 1in36 का, सी ऑप्शन है 1in35 का, डी ऑप्शन है 1in30 का। पहला ऑप्शन है आपका 1 में 40 का, दूसरा ऑप्शन है 1 में 36 का, तीसरा ऑप्शन है 1 में 35 का, और डी ऑप्शन आपका है 1 में 30 का या 30 का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, 1in36 का। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को जब बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं कि जो भगवान करता है वो अच्छे के लिए करता है, जो ऊपर वाला करता है वो अच्छे के लिए करता है। यह भी हो सकता है आप लोगों के लिए अच्छे के लिए हो रहा हो, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो कहीं भी कंपटीशन में बैठेंगे, ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं, तो जिससे आपके मेमोराइज हो जाएंगे। तो जो इन फ्यूचर आपको मेहनत करनी है वो अभी से कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। परिवहन के साधन के प्रकार हैं, भू परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, उपर्युक्त सभी। ऊपर के सभी, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, भू परिवहन भी पढ़ा है, जल परिवहन भी सुना है, वायु परिवहन भी पढ़ा है, तो ये डी ऑप्शन इज राइट आंसर है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आसान क्वेश्चन से लेकर और हार्ड क्वेश्चन तक जो भी आपके पहले चैप्टर में है वह सब कुछ आपको दिया हुआ है, इससे बाहर आपका कहीं भी नहीं। 8वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का गठन किस वर्ष हुआ? तो NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। तो पहला ऑप्शन है 1985 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में, 1992 ईस्वी में। तो इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो क्या है? बी ऑप्शन इज राइट है। बी ऑप्शन क्या है आपका? 1988 ईस्वी में। किसका गठन हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन 1988 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सड़क कांग्रेस ने किस प्लान के अंतर्गत सड़कों को 5 श्रेणियों, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, यहाँ पर आप इसको राष्ट्रीय राजमार्ग को जो 6 श्रेणियों में बांटा गया था वह राष्ट्रीय महामार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य महामार्ग, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ग्रामीण सड़क में बांटा गया। जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया? तो 5 श्रेणियों में बांटा गया। कौन से प्लान के अंतर्गत बांटा गया यह पूछा गया है आपके। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ प्लान, दूसरा ऑप्शन है आपका मुंबई प्लान, तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन है नागपुर प्लान, डी ऑप्शन है आपका चेन्नई प्लान।
तो पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन लखनऊ प्लान, बी ऑप्शन मुंबई प्लान, सी ऑप्शन नागपुर प्लान, डी ऑप्शन चेन्नई प्लान। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्या, नागपुर प्लान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं डेवलपमेंट के प्लान आए थे, है ना, लखनऊ प्लान, मुंबई प्लान, नागपुर प्लान, इस तरीके से प्लान आए थे। 20-20 वर्षों की पंचवर्षीय योजना आई थी और किनके आधार पर बांटा गया, तो वो मैंने बता दिया कि नागपुर प्लान में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस ने जो सड़क थे, जो राष्ट्रीय राजमार्ग थे, उनको डिवाइड कर दिया विलेज रोड में, नेशनल हाईवे में, स्टेट हाईवे में, एमडीआर में, ओडीआर में, ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया था। जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, आप जाके पुराने लेक्चर हमारे देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पहला ए ऑप्शन है 1948 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1949 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1950 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1951 ईस्वी। पहला ऑप्शन है आपका 1948 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1949 ईस्वी, सी ऑप्शन है आपका 1950 ईस्वी, डी ऑप्शन है आपका 1951 ईस्वी। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें से आपका ऑप्शन सही है ए, 1948 ईस्वी में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1948 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सड़क कांग्रेस IRC का गठन किस वर्ष हुआ? भारतीय सड़क कांग्रेस IRC का गठन किस वर्ष हुआ? IRC की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रोड कांग्रेस। ए ऑप्शन 1934 ईस्वी, बी ऑप्शन 1936 ईस्वी, सी ऑप्शन 1948 ईस्वी और डी ऑप्शन का 1940 ईस्वी। पहला ऑप्शन है इसका 1934 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1936 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है आपका 1948 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है आपका 1940 ईस्वी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो 1934 ईस्वी में भारतीय सड़क कांग्रेस IRC की स्थापना की गई। यह क्वेश्चन आपका SSC JEE में भी पूछा जा चुका है। कई सारे जो आप क्वेश्चंस होते हैं वो कभी कभी नॉन टेक्निकल एग्जाम में भी हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है। हाईवे जो है वो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है, तो इसको टेक्निकल में भी पूछा जा सकता है और नॉन टेक्निकल में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे हाईवे से तो एक बार को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, जयकर कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? जयकर कमेटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा पहले चैप्टर में। 1935 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 1927 ईस्वी, 1947 ईस्वी। जयकर कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1935 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1927 ईस्वी में जयकर कमेटी का गठन किया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट निम्न में किस वर्ष बनाया गया? मोटर व्हीकल एक्ट निम्न वर्ष किस वर्ष बनाया गया? तो मोटर व्हीकल एक्ट कब बनाया गया था? 1949 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1959 ईस्वी। ऑप्शन में फिर से पढ़ देता हूँ आपके, 1949 ईस्वी, 1938 ईस्वी, 1939 ईस्वी, 1959 ईस्वी। मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ रहा हूँ जिससे बच्चा जो है जब वीडियो देखता है तो वो आपका जो ऑप्शन है वो अच्छे से सुन पाए। अगर फिर भी आपको स्पीड आपकी तेज़ लग रही हो तो अपने एडवांस ऑप्शन में यूट्यूब में जाकर इसकी स्पीड स्लो कर लीजिए। अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो उसको तेज़ कर लीजिए। लेकिन आप लोगों से आग्रह है, आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कई बार जब आप देखेंगे तभी आपको मेमोराइज होंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पास बुक्स उपलब्ध नहीं है और हम आपकी ये समस्या समझते हैं। लेकिन चूंकि एग्ज़ाम सभी को देना है और सभी को ही पास होना है, तो प्लीज़ आप लोग जो वीडियो लेक्चर में बना रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को बस आप देखते जाइए। आपको कुछ क्षण में क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 2-2, 3-3 बार आप देखिए। अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास। जब भी मैं लेक्चर डालता हूँ पूरे दिन में आप 2-2, 3-3 बार उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। आपका नागपुर सड़क प्लान के अंतर्गत 1963 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए कितने किलोमीटर सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई? नागपुर सड़क प्लान के अंतर्गत 1963 के अंत तक प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए कितने लंबी सड़कों की योजना बनाई गई?
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो प्लान बनाए गए वो हाईवेज के रोड के डेवलपमेंट के लिए बनाए गए, सड़क के विकास के लिए बनाए गए। तो जो नागपुर रोड प्लान था उसमें कितने किलोमीटर पर 100 वर्ग किलोमीटर एरिया के लिए कितने किलोमीटर सड़क बनने का प्रस्ताव रखा गया या योजना बनाई गई। तो पहला ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है 82 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 100 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 32 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 16 किलोमीटर। पहला ऑप्शन है आपका 82 किलोमीटर, दूसरा है ऑप्शन आपका 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 32 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन आपका है 16 किलोमीटर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, 16 किलोमीटर। नागपुर सड़क प्लान में 16 किलोमीटर 1963 के अंत तक बनाने का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं यह प्रस्ताव, यह जो वर्क था यह समय से पहले पूरा हो गया था। अगर आप लोग नागपुर रोड प्लान डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगी, या मेरे लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये चीज़ अवश्य पता होगी। लखनऊ सड़क प्लान के अंतर्गत 2001 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए कितनी लंबी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई। अब लखनऊ रोड प्लान के लिए पूछा गया है आपका, लखनऊ सड़क प्लान के अंतर्गत 2001 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए कितनी लंबी सड़क निर्माण की योजना बनाई गई थी। तो 82 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 16 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है आपका 82 किलोमीटर। ठीक है, उसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। बम्बई सड़क प्लान के अंतर्गत 1981 के अंत तक 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के लिए कितने किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की योजना बनाई गई। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 82 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 100 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 32 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है आपका 16 किलोमीटर। इसमें सही ऑप्शन आपका क्या है, 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर की योजना बनाई गई किसमें, बम्बई सड़क प्लान के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस IRC सड़कों के विकास के लिए पहला 20 वर्षीय नागपुर प्लान निम्न वर्ष के मध्य में तैयार किया गया। पहला ऑप्शन है, कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू IRC जो नागपुर रोड प्लान था वो किन 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 वर्षों के मध्य में प्लान किया गया। तो उसका पहला ऑप्शन है 1940 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी, 1942 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी, 1945 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी, 1943 ईस्वी से लेकर 1963 ईस्वी। एक बार ऑप्शन मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ जिससे बच्चे क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से। 1940 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी, 1942 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी, 1945 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी, 1943 ईस्वी से लेकर 1963 ईस्वी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1943 ईस्वी से 1963 ईस्वी में क्या किया गया, नागपुर रोड प्लान बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सड़क कांग्रेस IRC ने सड़कों के विकास के लिए दूसरा 20 वर्षीय बम्बई प्लान निम्न वर्ष के मध्य में तैयार किया गया। तो भारतीय सड़क कांग्रेस IRC ने सड़कों के विकास के लिए दूसरा 20 वर्षीय बम्बई प्लान निम्न वर्ष के मध्य में तैयार किया गया। 1963 से 1983 ईस्वी के मध्य में, 1981 से 2001 ईस्वी के मध्य में, 1961 से 1981 ईस्वी के मध्य में, 1980 से 2000 ईस्वी के मध्य में। तो कौन से ईयर में यह किया गया, प्लान किया गया। तो इसका सी ऑप्शन राइट है, 1961 से लेकर 1981 ईस्वी तक। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर 1961 आया जबकि पहला वाला प्लान 1963 तक था। उसका यह रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट पहले वाले का था नागपुर रोड प्लान, वह पहले ही संपूर्ण हो गया था। तो इसलिए जब पूरा आपका टारगेट हो गया तो उन्हीं दिनों में उसी वर्ष से आगे का टारगेट फिक्स कर लिया गया था। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे, समझे होंगे, देखे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको देखिए। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC ने सड़कों के विकास के लिए अंतिम, यहाँ पर यह कर लीजिए, यहाँ पर ये कर लीजिए, पहले की जगह आप तीसरा कर लीजिए। क्या होता है कभी कभी टाइपिंग में एरर हो जाती है, जब मैं आपको PDF दूंगा तो उसकी एरर को मैं
हटा दूंगा। भारतीय सड़क कांग्रेस IRC ने सड़कों के विकास के लिए तीसरा 20 वर्षीय लखनऊ प्लान निम्न वर्ष के मध्य में तैयार किया। पहला ऑप्शन है 1963 ईस्वी से 1983 ईस्वी, 1981 ईस्वी से 2001 ईस्वी, 1961 ईस्वी से 1981 ईस्वी और 1980 ईस्वी से 2000 ईस्वी। पहला ऑप्शन है 1963 ईस्वी से 1983 ईस्वी। दूसरा ऑप्शन है 1981 ईस्वी से 2001 ईस्वी, 1961 ईस्वी से 1981 ईस्वी, 1980 ईस्वी से 2000 ईस्वी। तो कब किया गया? तीसरा और लखनऊ रोड प्लान है ये भी ध्यान रखिए। पहला रोड प्लान कौन सा है? नागपुर। दूसरा रोड प्लान है बॉम्बे या बम्बई और तीसरा रोड प्लान है आपका लखनऊ रोड प्लान। यह कब किया गया? तो यह किया गया ये आपका 1981 से लेकर 2001 ईस्वी। 1981 से 2001 ईस्वी कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। देखिए इसका आंसर मैंने आपको बी आपको दे रखा है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत रूप गलत है? यह आपको छांटना है। तो NHAI बार बार मैं पढ़ रहा हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट्स राइट। ODR अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, इट्स राइट। MDR माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड, इट्स रॉन्ग। M बोले तो यहाँ पर मेजर है ना। और नेक्स्ट पढ़ते हैं NHDP नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये राइट आंसर है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। यहाँ पर माइनर की जगह क्या होना चाहिए था? अगर यहाँ पर मेजर लिखा होता तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होता। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए हैं। आपको जो भी फुल फॉर्म है वो आपको पता होनी चाहिए। एक फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बॉट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्षेत्र के अनुसार सड़कों का निम्नलिखित वर्गीकरण है। क्षेत्र के अनुसार आपने सामान्य वर्गीकरण पढ़ा होगा, मैंने बताया था। तो इसमें है आपके क्षेत्रीय देहाती सड़कें, नगरीय सड़कें, पहाड़ी सड़कें। ठीक है, ये आपकी कंट्री साइड रोड हैं। ठीक है, ये आपकी सिटी रोड हैं और ये आपकी हिली रोड हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन इज राइट। उपयुक्त सभी, ये सभी जो है वो क्षेत्रीय का अनुसार जो है क्षेत्र के अनुसार सड़कों का वर्गीकरण है, रोड्स का क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक एरिया, है ना। नेक्स्ट पोर्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? कहने का मतलब देश के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने वाली सड़क क्या कहलाती है? कंट्री के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को जो रोड ज्वाइंट करे वह क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है इसका ए ऑप्शन चक्रीय सड़क, बी ऑप्शन इज सर्विस सड़क, सी ऑप्शन इज ट्रंक सड़क, डी ऑप्शन इज बंद सड़क। पहला ऑप्शन है आपका चक्रीय सड़क, दूसरा ऑप्शन है आपका सर्विस सड़क, तीसरा ऑप्शन है आपका ट्रंक सड़क, चौथा ऑप्शन है बंद सड़क। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका क्या है? ट्रंक सड़क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 क्वेश्चन है आपका, मुख्य सड़क से जुड़ी ऐसी उप सड़क जो सीधे भवनों के द्वार तक पहुंचती हो वह सड़क डॉट 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 कहलाती है ना। एक फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में है, तो इसके ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं आपको। मुख्य सड़क, पहले मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। मुख्य सड़क से जुड़ी हुई ऐसी उप सड़क है ना जो सीधे भवनों तक पहुंचती है, मतलब ऐसी सड़क जो सीधे भवन तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे, वह सड़क क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए चक्रीय सड़क, जिसको इंग्लिश में आप रिंग रोड बोलते हो, ऑप्शन बी सर्विस रोड, ऑप्शन सी ट्रंक रोड और ऑप्शन डी बंद सड़क। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कौन सा? सर्विस रोड। ठीक है, ऑप्शन बी कौन सा है आपका? यहां पर सर्विस रोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी सड़क जिस पर एक ही सिरे से प्रवेश हो सकता है वह सड़क कहलाती है। ऐसी सड़क जिस पर एक ही सिरे से आप प्रवेश कर सकते हो वह सड़क कहलाती है। ऑप्शन ए इसका है चक्रीय सड़क, ऑप्शन बी है सर्विस सड़क, ऑप्शन सी है ट्रंक सड़क, ऑप्शन डी है बंद सड़क। ऐसी सड़क जिस पर एक ही सिरे से प्रवेश हो सकता हो वह सड़क कहलाती है चक्रीय सड़क, सर्विस सड़क, ट्रंक सड़क, बंद सड़क। तो हेयर डी ऑप्शन इज राइट।
ऑप्शन कौन सा डी सही है, बंद सड़क। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके, ऐसा मार्ग जिसमें वाहनों के पहियों के घेरे में आने वाला क्षेत्र या पट्टी ही पक्का बनाया जाता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है? पहले क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। ऐसा मार्ग जिसमें वाहनों के पहिए के घेरे में आने वाला क्षेत्र या पट्टी ही पक्का बनाया जाता है, वह कहलाता है। आपको नॉर्मल भाषा में बता दूं कि ऐसा रास्ता बताइए जिसमें जो पहियों के संपर्क में स्थान आए वही पक्का बनाया जाए, बाकी स्थान कच्चा छोड़ दिया जाए, वह क्या कहलाता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहला ऑप्शन है आपका क्रीट वे, दूसरा ऑप्शन है आपका सर्विस वे, तीसरा ऑप्शन है आपका समानांतर वे, और चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन है आपका बर्म वे। तो पहला ऑप्शन है आपका क्रीट वे, दूसरा ऑप्शन आपका सर्विस वे, तीसरा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है समानांतर वे, और डी ऑप्शन है आपका बर्म वे। तो हेयर ए ऑप्शन इज राइट, क्या? क्रीट वे। तो आप लोगों को क्रीट वे की डेफिनेशन आपको पता होगी। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये रोड है और इधर ये रोड है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये आपकी एक पट्टी है और ये आपकी एक पट्टी है, बीच का पोर्शन ये क्या है, ये सब कच्चा है, मतलब यहाँ पर पहिया रहेगा, यहाँ पर पहिया रहेगा, यहाँ पर पहिया रहेगा, यहाँ पर पहिया रहेगा। ये आपका कोई व्हीकल है और इस व्हीकल के ये पहिए हैं, ये पहिए हैं, ये पहिए हैं, ये पहिए हैं, तो इन पहियों के संपर्क में आने वाला स्थान ही क्या किया गया है, पक्का बनाया गया है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, क्रीट वे बोलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? परिवहन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए माल का किफ़ायती परिवहन, यात्रियों का किफ़ायती का इंग्लिश में बोलेंगे आपको इकोनॉमिकल, है ना, किफ़ायती परिवहन, राजस्व उत्पन्न करने के लिए, है ना, टैक्स लेने के लिए, और आपका माल और यात्रियों के सुरक्षित, किफ़ायती और कुशल परिवहन के लिए। तो आप जैसा कि आप पढ़ने से ही पता लग रहा होगा, डी ऑप्शन आपका सही है। माल, चाहे आपका गुड्स हो, चाहे आपके पैसेंजर्स हों, उनके सेफ्टी के साथ में इकोनॉमिक भी हो, सेफ्टी भी हो और आराम से वह पहुंच भी जाएं, इस तरीके का परिवहन आपका ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे लचीला प्रकार कौन सा है? परिवहन का सबसे फ्लेक्सिबल टाइप कौन सा है? तो आपका सड़क महामार्ग, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग। देखिए, लचीले का मतलब है आप चाहे बैलगाड़ी से चले जाओ, चाहे आप पैदल चले जाओ, चाहे आप मर्सिडीज से चले जाओ, चाहे आप खटारा गाड़ी चले जाओ, तो फ्लेक्सिबल है। अब आपको प्लेन में बैठने के बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलेंगे, है ना, जो कंपनी या गवर्नमेंट ने डिसाइड किए वही मिलेंगे। रेलवे में आपके 3 क्लास हैं, उसके बाद आपको कुछ नहीं। अब रेलवे में क्या आप छत पे बैठ के जा सकते हैं, लटक के जा सकते हैं, या आप मर्जी है आप जहाँ चाहो वहाँ रुकवा सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कहाँ है? आपका इंडिया वाले जितने भी हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि हाईवे पर हम कहीं भी रुक जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं, कोई भी व्हीकल चढ़वा सकते हैं, बैलगाड़ी हो उससे भी चले जाएंगे, मर्सिडीज हो उससे भी चले जाएंगे, है ना, फरारी हो उससे भी चले जाएंगे। तो पहला ऑप्शन आपका कौन सा है इसमें? सड़क मार्ग, रेलवे, जलमार्ग, वायुमार्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आपका कौन सा? सड़क मार्ग। भारत में वर्तमान राजमार्ग विकास किसके द्वारा किए जाते हैं? इंडिया में करंट सिचुएशन में जो आजकल की स्थिति चल रही है, आजकल के समय में जो रोड का डेवलपमेंट है या हाईवेज का डेवलपमेंट है, वह किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, कि CRRI द्वारा, या केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इनके माध्यम से हम राजमार्ग का विकास करते हैं, यही स्टैंडर्ड आपके सेट करते हैं रोड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सड़क के पक्के भाग को उखड़ने से बचाने के लिए सड़क के समांतर दोनों किनारों पर मिट्टी या ईंट के दृढ़ पटरे बनाए जाते हैं, जिन्हें ... कहते हैं। क्वेश्चन 29 क्वेश्चन है, पढ़िए, सड़क के पक्के भाग को उखड़ने से बचाने के लिए सड़क के समानांतर दोनों किनारों पर मिट्टी या ईंट के दृढ़ पटरे बनाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका क्या है? कैम्बर, बी ऑप्शन है कर्ब, सी ऑप्शन है स्कंध या बर्म,
और डी ऑप्शन है आपका यान पथ। पहला ऑप्शन है कैम्बर, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन है कर्ब, सी ऑप्शन है आपका स्कंद शोल्डर या बर्म, और डी ऑप्शन है यान पथ। तो हेयर यू ऑल नो वेरी वेल दैट सी ऑप्शन इज करेक्ट। बर्म क्या होता है? हाईवे के दोनों ओर आपके जो कच्चा पोर्शन बनाया जाता है या खड़ंजे का पोर्शन बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बर्म कहते हैं। ठीक है। सड़क के मध्य में स्थित पक्का भाग होता है जिस पर वाहन दौड़ते हैं, वह भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 फिर से आपको पढ़ता हूँ। सड़क के मध्य में स्थित पक्का भाग होता है जिस पर वाहन दौड़ते हैं, वह भाग कहलाता है। देखिए, सड़क का जो मिडिल पोर्शन होता है पक्का बनाया जाता है और उस पर जिस पर वाहन दौड़ते हैं उस भाग को आप क्या कहते हो? पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन निर्माण स्तर फॉर्मेशन लेवल, बी ऑप्शन यान पथ कैरिज वे, सी ऑप्शन पेवमेंट, डी ऑप्शन विकल्प संख्या बी एवं सी दोनों। और अब क्या इसका ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है आपका निर्माण स्तर, दूसरा ऑप्शन है यान पथ, सी ऑप्शन है पेवमेंट, डी ऑप्शन है विकल्प संख्या बी एवं सी दोनों सही हैं। तो निर्माण स्थल क्या होता है? निर्माण स्तर होता है जब आपका रोड हम बनाते हैं उसकी पूरी लेंथ जो होती है, चाहे वो कच्ची हो या पक्की हो, मतलब उसमें बर्म काउंट होता है, तो हम उसको निर्माण स्थल बोलते हैं। तो यहाँ पर निर्माण स्थल नहीं होगा। यान पथ और पेवमेंट दोनों एक ही नाम है, एक ही नाम से जाना जा सकता है। तो डी ऑप्शन इज राइट, विकल्प संख्या बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं और यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से पहले चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वह 31 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएंगे। सीमेंट कंक्रीट से बनने वाली सड़क की आयु होती है 30 से 40 वर्ष, 40 से 45 वर्ष, 45 से 50 वर्ष, 50 से 55 वर्ष। सीमेंट कंक्रीट से बनने वाली सड़क की आयु ... होती है 30 से 40 वर्ष, 40 से बी ऑप्शन 40 से 45 वर्ष, सी ऑप्शन 45 से 50 वर्ष, डी ऑप्शन 50 से 55 वर्ष। तो हेयर ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, 30 से 40 वर्ष। ठीक है मित्रों, इस तरीके से मैं आपको, जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया, इसी तरीके से मैं आपको लगातार पढ़ाऊंगा। कोशिश ये करूंगा कि पर डे मेरे इरिगेशन के, हाईवे के आपके लेक्चर लगातार पढ़ते रहें, जिससे 10 दिन में आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दिया जाए।